हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की जो अपन क्लास करेंगे उसमें एक टॉपिक आपके न्यायिक पुनर्वलोकन को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। वैसे तो नियम ये कहता है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़िए फिर हाई कोर्ट पढ़िए। भारतीय जुडिशियरी समझने के बाद में न्यायिक पुनर्वलोकन टॉपिक ठीक से समझ पाएंगे। पर कोई बात नहीं, आपने अभी एग्जाम का समय कम है तो फिर एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रखा, हाई कोर्ट वापस से आपको मैं पढ़ा दूंगा। आरएएस मेंस में इस बार क्वेश्चन आया न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर। आईएएस में भी 2018 में न्यायिक पुनरावलोकन, आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन आया। तो वैसे तो मेंस के लाइक क्वेश्चन है, पर फिर भी अगर एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो आप इसको ठीक कर ले जाएं। इसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। ये ब्रीफ डिस्कशन होगा। आपकी एग्जाम जो भी पास में आ रही है 14 मई को जो एग्जाम है उसको लेकर ये अपन फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे? न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक, ये पुनरावलोकन लिखा हुआ होता जो कि हिंदी के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है, आप इसको देख लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये आप टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसके मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या, वो बाद में देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन समझने से पहले आपको एक शब्द और समझ लेना है, वो होती है न्यायिक समीक्षा, जो कि सेम वर्ड है। तो या तो मैं न्यायिक पुनरावलोकन लिखूं, पुनरावलोकन, या फिर मैं न्यायिक समीक्षा लिखूं। अगर आपको परीक्षा में या तो न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जाए या फिर न्यायिक समीक्षा को लेकर कुछ पूछा जाए, या जुडिशियल रिव्यू भी कई बार लिख देता है इंग्लिश में, जुडिशियल रिव्यू, बात एक ही है। इन तीनों की बातें एक है। तो आपका टॉपिक का हेडिंग क्या रहेगा? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल या फिर जुडिशियल रिव्यू, या फिर न्यायिक समीक्षा। पर एक शब्द है जो आपको देख के एग्जामिनर परेशान कर सकता है, और वो शब्द मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इंग्लिश में लिखता हूं पहले, रिव्यू ऑफ जजमेंट। निर्णय की समीक्षा। अब देखिए, इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले आपको ये शब्द क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रिव्यू ऑफ मैंने जजमेंट शब्द लिखा है। देखिए, ये क्लास आपको से फास्ट लग सकती है पर आपकी एग्जाम पास है, इसलिए इसको रिवीजन क्लास के तौर पे ले रहे हैं। बाकी ये आपकी एग्जाम होने के बाद अपन आरएस के लिए, इसको आईएएस के लिए पढ़ेंगे तो विस्तार से धीरे धीरे पढ़ेंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट भारत के संविधान का एक अनुच्छेद 137, क्योंकि इन पर तो अपन बात विस्तार से कर ही रहे हैं, इसलिए दो शब्द हो गए। अगर देखा जाए तो एक साइड में शब्द आपके हो गया न्यायिक पुनरावलोकन, और दूसरी साइड में आपके जो शब्द हो गया रिव्यू ऑफ जजमेंट। ये न्यायिक निर्णय की समीक्षा। इधर लिखा मैंने न्यायिक पुनरावलोकन और इधर मैंने लिखा रिव्यू ऑफ जजमेंट। इस पर तो विस्तार से इस क्लास में बात करनी ही है। और ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट है, इसका क्या मतलब होता है? कई बार आप देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन के साथ में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक साथ पढ़ लिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट जब मैंने पढ़ाया तब आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जब अपन डिस्कस करते हैं तो अनुच्छेद 137 अपन डिस्कस करते हैं। हालांकि अपने अभी ये मुद्दा नहीं है रिव्यू ऑफ जजमेंट पढ़ना। ये सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा उसमें डिस्कस किया, और वापस पढ़ेंगे तो वापस भी डिस्कस करेंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट का मतलब ये है, कुल मिला के आज मैं जो कुछ बोलूं उसमें थोड़े दिनों बाद में मेरी बात में मैं खुद से संशोधन कर लूं। इसका मतलब है जो बात किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, जैसे बेरूबाड़ी केस में जो बात बोली, हो सकता है गोलकनाथ वाद में उस बात को चेंज किया जाए, हो सकता है केशवानंद भारती वाद में उसी बात को वापस चेंज कर दिया जाए। जैसे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है गोलकनाथ वाद में, और उसी बात को वापस पलट दिया अपनी ही बात को केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसका मतलब ये है
कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी कही गई बात को पलट देना, बहुत देसी भाषा में सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता है उसको रिव्यू कर देना, पलट देना बात को, उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। और ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कही हुई बात को पलट सकता है और कोई नहीं पलट सकता सुप्रीम कोर्ट की बात को। कहाँ पे लिखा हुआ? अनुच्छेद 137 में। तो अगर आपके परीक्षा में कथन आता है न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिव्यू ऑफ जजमेंट निर्णय समीक्षा एक ही बात है, तो कथन गलत हो जाएगा। अभी इतना ही डिस्कस करेंगे इस पर। इसका मतलब ये बात अलग है, ये बात अलग है, इसको कभी पैरेलली आप डिस्कस नहीं करेंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट निर्णय समीक्षा किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 137 में लिखी गई है। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं कि जब भी बात पलटी जाएगी तो जितने न्यायाधीशों ने बात बोली है, जिस बेंच ने, उसे बड़ी बेंच होकर उस बात को पलट सकती है। कि मान लेते हैं कि 9 न्यायाधीशों की एक बेंच थी जिन्होंने कोई बात कही, हो सकता है 13 न्यायाधीशों की बात उस पहले वाली बात को पलट दे। छोटी बेंच नहीं पलट सकती उस बात को, बड़ी बेंच पलट सकती है। इस पर विस्तार से कभी और बात करेंगे। अभी मेरा केवल आपको एक वर्ड समझाने का मतलब था जो पूरा हो गया। अब आप हेडिंग लगाएंगे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, फिर न्यायिक पुनरावलोकन। इस शब्द को आपको सबसे पहले समझना है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो मैंने वर्ड लिखा है इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या होता है इसका। इसका अर्थ समझेंगे तो कई सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। अगर इस शब्द को तोड़े तो देखो ये न्याय वर्ड है, न्याय में फिर एक प्रत्यय लगा तो न्याय वर्ड है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ पुनः मानी दोबारा, प्लस अवलोकन वर्ड है, जैसे अवलोकन। अब ये संधि में नहीं जा रहे पर ऐसे देख रहे हैं। अवलोकन का मतलब होता है देखना। इसका मतलब होता है कि न्यायपालिका द्वारा किसी बात को पुनः देखना। हालांकि ये इसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा अपन डिस्कस करते हैं, पर अर्थ के हिसाब से ये देखें कि न्यायपालिका द्वारा कोई बात को देख लेना वो न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक, भारत में जब कानून बनाया जाता है, लो कानून की बात जब आए, कानून, तो कानून बनाने के लिए आपको पता है विधायिका संसद या फिर राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। क्योंकि ये शॉर्ट में और फास्ट करवाने के चक्कर में कई सारी चीजें लिंक नहीं हो पाएंगी, बस केवल आपको टू द पॉइंट में बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। न्यायिक पुनरावलोकन का ये तो कोई खास मतलब है नहीं, पर आपको न्यायिक पुनरावलोकन समझने से पहले ये समझना है कि भारत में लोक कानून जो बनाया जाता है वो बनाने का काम या तो संसद कानून बनाएगी या फिर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। ठीक है, जब कानून बना दिया जाता है तो उसे लागू करने का काम किसका होता है? ये कार्यपालिका का होता है, कार्यपालिका का। इसका मतलब पार्लियामेंट या राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाता है। अब पार्लियामेंट की बात करें तो देखिए आपको ये ट्रायंगल ध्यान में रखना है, लोकसभा, फिर राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारत में जो कानून बनाया जाता है, कानून की बात, अध्यादेश की बात नहीं कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। जब कानून बनेगा तो लोकसभा में कोई बिल आया, फिर राज्यसभा में आएगा और राष्ट्रपति साइन करेंगे तो कोई बात, जो बिल है वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये काम संसद करती है और राज्य में भी ऐसा ही है। इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका उस कानून की क्या करती है? उसको लागू करने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उसको लागू करती है। पालन करवाने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में क्या क्या होता है? कार्यपालिका में ठीक ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप राष्ट्रपति लिख सकते हैं, इसके बाद में आप पीएम, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं पर अब वो कानून कैसा बना है, एक बात तो ये। दूसरा, कई बार कानून नहीं बनके कार्यपालिका के आदेश निकलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते हैं या अध्यादेश आ जाता है। जैसे राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के तहत कोई अध्यादेश जारी किया या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया, वो असल में तो देखा जाए तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकला है। इसका मतलब संसद कोई कानून बनाए या कार्यपालिका का कोई भी आदेश हो, वो सही है या नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता उसकी है कि नहीं है, ये देखने का काम किसका है? ये न्यायपालिका का है, न्यायपालिका। इसका मतलब
कानून बनाने का काम संसद राज्य के विधानमंडल का है, लागू करवाने का काम कार्यपालिका का है, और वो कानून ठीक है या नहीं है उसको चेक करने का काम किसका है, न्यायपालिका का। और अगर एक अर्थ में देखा जाए तो इसकी परिभाषा में विधायिका, जिसको आप संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, या कार्यपालिका के किसी आदेश की सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने, सारे न्यायालयों के पास ये पावर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उसकी संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करना ही न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई कानून बनाया संसद ने, या ऐसा मान लेते हैं कि कार्यपालिका ने कोई आदेश निकाला, अब संसद तो ऐसा कानून बना दे देगी कि वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है, कोई भी सरकार, सारी जनता उसी को वोट देगी, ऐसा कोई लॉ बना दिया। अब ये कानून सही थोड़ी है, ये तो फंडामेंटल राइट पे आपका पूरा पूरा उल्लंघन करता है। तो संसद ने कोई कानून बनाया, राष्ट्रपति ने कोई आदेश निकाल दिया आज, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, इसकी वैधता, वैधता मतलब वैलिडिटी, वो ठीक है या नहीं है, विधि सम्मत है या नहीं है, इस वैधता की जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो अभी के लिए आपकी परिभाषा परीक्षा के लिए कोई काम की बात नहीं है, जो अभी आप परीक्षा दे रहे हो यूआर वाली, इसमें आपको इतना याद रखना है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू किसी कानून या कार्यपालिका किसी आदेश की संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ये शक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में निहित है, ये इसकी परिभाषा हो गई, जो कि परीक्षा के लिए अभी कोई खास काम की नहीं है। आप अर्थ मतलब क्या समझे? मतलब इतना समझे कि संसद का कोई कानून हो या कार्यपालिका कोई आदेश हो, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब देखिए, मैं इन चीज़ों को फास्ट करवा रहा हूँ, इसलिए चीज़ें कई सारी ऐड हो नहीं रही है, और मेरी वो आपको पता है आदत, वो बहुत धीरे धीरे विस्तार से चीज़ों को करवाने की है, पर फिर भी अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। कुल मिला के ये है कि संसद कोई काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है, राज्य का विधानमंडल कोई काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये न्यायपालिका देखेगी, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। संसद कोई काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक से करने का मतलब वो नहीं कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं, संसद ने कोई कानून पास किया और वो, या कोई संविधान संशोधन किया, या कोई लॉ बनाया, या कोई प्रशासनिक एक्शन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, न्यायपालिका कुछ नहीं कहेगी। एक चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत होता है, उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसी पे टिका हुआ जुडिशियल रिव्यू। आप इतना एक बार समझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें अपनी स्किप करके चल रहे हैं। इसका हिस्ट्री देखें न्यायिक पुनरावलोकन का, तो इसका जन्म हुआ यूएसए में। ये क्वेश्चन आपके लिए प्री का भी काम का है। यूएसए न्यायिक पुनरावलोकन का इतिहास, आप हेडिंग लिखाओ इतिहास। पहले अर्थ इसका देख लिया, अर्थ क्या लिखा आपने, अर्थ ये बाकी साहब शॉर्ट में लिखता हूं, विधायिका, विधायिका में दोनों आ जाएंगे फिर आपके विधानमंडल और पार्लियामेंट, विधायिका के कानून या कार्यपालिका के किसी आदेश की, कार्यपालिका के किसी आदेश की संवैधानिक वैधता की जांच। ये वर्ड आप लिख देंगे तो मेंस की बात है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पर। संवैधानिक वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। विधायिका के कानून, कार्यपालिका के किसी आदेश, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। एनी लेजिस्लेचर लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to check the constitutional validity by Supreme Court as well as High Court is called judicial review. Clear? संवैधानिक वैधता की जांच करना ही क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब एनी पार्लियामेंट और एज वेल एज स्टेट लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ये बात समझ में, आपको अर्थ की तो बात समझ में आ गई होगी आपके, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इतिहास की।
इतिहास की। इसका इतिहास देखें या फिर इसका जन्म देखें तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति कहाँ से ली गई है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो टेक्निकली ये क्वेश्चन सही नहीं है, पर इसका उत्तर फिर अमेरिका करके आना है आपको। इसका मतलब इसका जो जन्म हुआ, मैं जन्म वर्ड यूज कर रहा हूँ, जन्म या इसकी शुरुआत, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शुरुआत की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू की जो शुरुआत हुई वो हुई संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अच्छा, यूएसए में ऐसा क्या हुआ, यूएसए में एक केस आप याद रखना चाहो तो मार्बरी वर्सेज मेडिसन केस, ये मार्बरी वर्सेज मेडिसन केस 1803 का है। इसमें एक न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उन्होंने पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो आप पे है, क्वेश्चन कोई खास बनने की संभावना नहीं है, पर फिर भी मार्बरी केशवानंद भारती बनाम केरल, वैसे मार्बरी वर्सेज मेडिसन ये एक मामला था, कब का, 1803 का, बहुत पुराना मामला। और इसकी सुनवाई कौन कर रहे थे, जॉन मार्शल। इस निर्णय से पहले यह लगता था कि संसद ने जो कानून बना दिया वो सर्वे सर्वा है, या फिर कार्यपालिका ने जो आदेश निकाल दिया वो सर्वे सर्वा है। पहली बार इस केस में जॉन मार्शल ने इंस्टीट्यूशनली, संस्थागत रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दी। कुल मिला के मार्शल साहब ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन भी कोई वर्ड होता है, इसका मतलब इन द केस ऑफ मार्बरी वर्सेस मेडिसिन इन 1803 the judge John Marshall gave the concept of judicial review as a in the form of institutional form में पहली बार ये वर्ड है। इसका मतलब जो ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन सी इन द यूएस से इसका ओरिजिन अपन देख सकते हैं। कुल मिला के मान लो क्वेश्चन आ जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिए कि 1803 का एक मामला और नाम क्या है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जॉन मार्शल न्यायाधीश थे, उन्होंने पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दी। कहाँ की बात है, अमेरिका की बात है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की जब भी बात होती है वहां पे न्यायिक पुनरावलोकन में अमेरिका का वर्ड जरूर लिया जाता है, अमेरिका देश का कंसेप्ट जरूर लिया जाता है। एक सेंस और भी है लेने का, वो सेंस ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, मैंने आर्टिकल 21 आपको पढ़ाया था, अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अमेरिका में जब भी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाता है। अभी एक बार छोड़ दीजिए इस वर्ड को, आप आगे अंतर करेंगे तब कर लेंगे। ये तो इसका इतिहास की यहां से शुरुआत हुई। कोई आपको बच्चा पूछता है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या, तो ये कहना है कि संसद अगर कानून बनाए या राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले या राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाए या फिर राज्य का राज्यपाल कोई आदेश निकाले या कार्यपालिका कोई आदेश निकाले, उसकी जांच कर लेना। किसके द्वारा, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन सी न्यायपालिका, आपको पता है कि न्यायिक जो सिस्टम है भारत का वो समानांतर नहीं है, अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशियरी का। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं। लोअर कोर्ट्स की कई श्रेणियां होती हैं, जैसे आपने एक सेशन न्यायालय का नाम सुना होगा, एक जिला न्यायालय का नाम सुना होगा, एक रेवेन्यू कोर्ट का नाम सुना होगा, एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का नाम आपने सुना होगा। अभी डिस्कस नहीं करना है। न्यायिक पुनरावलोकन जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे और पूछे परीक्षा में कभी कि क्या संसद के किसी कानून की हाई कोर्ट जांच कर सकता है क्या, यस, आराम से कर सकता है। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो संसद के किसी कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। क्या बड़ी बात है इसमें, क्लियर, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इन दोनों के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की पावर है। लोअर कोर्ट जो है, अधीनस्थ न्यायालय के पास ये पावर नहीं है। अभी न्यायपालिका पे और विस्तार से अपन बात करेंगे।
तो कुल मिला के इतिहास अपन ने देख लिया कि ये इतिहास है जो अमेरिका से इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब जो अपन अगली बात करेंगे वो करेंगे कि भारत में जो न्यायिक पुनर्वलोकन है भारत में, ये कितने आधार पर किया जाता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन स्कोप लिख सकते हैं, स्कोप क्षेत्र, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र। किन किन चीजों का भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। देखिए ऐसे हर चीज का न्यायिक पुनर्वलोकन होने लग गया तो संसद ने कोई कानून बनाया, न्यायपालिका ने तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, फिर वापस संसद कानून बनाया, न्यायपालिका ने उसको अवैध घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है। भारत में जो जुडिशियल रिव्यू का वो 3 स्कोप है। 3 स्कोप पे आप मान के चलिए कि 3 ऐसे क्षेत्र बोल सकते हैं जहां पे आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। पहली बात तो है कि अगर कोई संविधान संशोधन है, अब ये टॉपिक असल में इतना बड़ा है कि इसको शॉर्ट में कर लेना सही बात नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन के स्कोप में देखें तो एक है भारत में मूल अधिकार, एक इसका स्कोप हो सकता है संवैधानिक संशोधन, एक इसका हो सकता है एनी लॉ, विधि। अब ये विधि में दोनों बातें इधर आ जाएंगी पर ठीक है, अभी आप समझने के लिए लिख लीजिए। और एक इसका आधार हो सकता है कार्यपालिका एक्शन, कार्यपालिका कार्यवाही, कार्यवाही। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत में जुडिशियल रिव्यू के लिए स्कोप, क्षेत्र, क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया या राज्य के विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसका मतलब वो नल एंड वॉइड हो सकता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखा आपको पता है कि 99वां संविधान संशोधन हुआ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर, एनजे को लेकर, उसको फिर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन किया पार्लियामेंट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे के अगेंस्ट में है या ठीक से नहीं है, अभी मूल ढांचा आपके समझ में नहीं आएगा, तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कोई ऐसा पार्लियामेंट या राज्य की संसद, राज्य की विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया जो विधि सम्मत नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। या फिर कार्यपालिका की कोई भी ऐसी एक्शन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कुल मिला के अभी तक अपने 4-5 बातें सीखी है। पहला न्यायिक पुनरावलोकन और रिव्यू ऑफ जजमेंट, निर्णय की समीक्षा में अंतर क्या है। तो आप कहेंगे कि सर निर्णय की समीक्षा का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद का ही निर्णय बदल लेना, कोई और नहीं बदल रहा है, वो रिव्यू ऑफ जजमेंट कहलाता है। इसके लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 लिखा हुआ है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है साहब, न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनरावलोकन ये असल में क्या है। तो आप कहेंगे संसद का कोई कानून या कार्यपालिका कोई आदेश या राज्य के विधानमंडल या राज्य की कार्यपालिका का कोई भी ऐसा कार्य जो संविधान के सम्मत नहीं हो, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो या वो लीगल नहीं हो, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिव्यू करना उसका, और वो गलत है तो उसको जीरो घोषित करना, ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। इसका अर्थ हो गया। फिर बात करिए न्यायिक पुनरावलोकन का इतिहास क्या, हिस्ट्री। तो आप कहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुई, और अमेरिका में 1803 में एक मामला है मार्बरी वर्सेज मेडिसन का, उसमें जॉन मार्शल ने सबसे पहले एज ए इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में न्यायिक पुनरावलोकन वर्ड दिया। इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी अमेरिका से हुई। भारत में इसका स्कोप देखा जाए तो 3-4 चीजों में भारत में इसका स्कोप है। पहली बात है मूल अधिकारों में लेकर, दूसरा संविधान संशोधन को लेकर, तीसरा एनी लॉ, विधि, और फिर कार्यपालिका की कोई भी कार्यवाही। यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। ऑप्शन में दे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, आप ठीक करके आ जाएंगे। इनमें सब पे बातें विस्तार से अपन कभी बाद में करेंगे, आपकी एग्जाम होने के बाद दोबारा से इस क्लास को लेंगे तब। अब देखते हैं कि भारत के संविधान में से कौन कौन से प्रावधान हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो बताते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होगा। तो फिर अब आप हेडिंग लगाएंगे भारत के संविधान में
प्रावधान। इसका मतलब है कि कौन कौन से प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताते हैं कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन के आधार कौन कौन से अनुच्छेद है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, भारत के संविधान में अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 13, जो ये बताता है कि न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। इसके अलावा स्पष्ट रूप से किसी भी एक्सप्लिसिटली किसी भी आर्टिकल में इस बात को मेंशन नहीं किया गया। हालांकि लगभग 17 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें अगर विस्तार से देखा जाए तो अपने को समझ में आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की पावर है। तो जिस अनुच्छेद में विस्तार से लिखा हुआ अपन उसको विस्तार से देख लेते हैं, बाकी अनुच्छेदों को हल्का सा आप दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये अनुच्छेद भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार है। प्री में या आपकी जो यूआरओ की परीक्षा है इसमें इन अनुच्छेदों को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछ ले तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। यस, इसका मतलब ये है कि आप मेंस में जब लिखेंगे तब लिख सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए ये अनुच्छेद है। बाकी 13 एक अनुच्छेद आपको 13 और अनुच्छेद 32 आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा किसी अनुच्छेद को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो संविधान में प्रावधान आपने हेडिंग लगाई तो सबसे पहले आप लिखिए अनुच्छेद 13। ये वैसे मैंने आपको मूल अधिकार में पढ़ाया पर एक बार और बता दूं मैं, अनुच्छेद 13 के 4 भाग है। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(4). न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो 13(1) और 13(2) ये बेसिकली बताते हैं कि असल में न्यायिक पुनरावलोकन जो वर्ड है ये 13 का भाग है। क्योंकि आपको पता है कि 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 13वां अनुच्छेद आपके मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। और 13 के कितने भाग हैं? 4। ये अपने मूल अधिकार टॉपिक में पढ़ा इसको अच्छे से। 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). 13(1) ये बताता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई ऐसा कानून है, जैसे पहले के समय में क्या होता है कि राजा बोलते थे कि जब भी मेरा बर्थडे आएगा, राजा जी बोलते थे, तो सारे लोग आएंगे और मेरे महल की सफाई करके जाएंगे। इसका मतलब संविधान लागू होने का पहले का यह आदेश था किसी राजा का। और मान लो राजस्थान की 10 रियासतों में राजाओं ने ऐसे आदेश निकाल रखे थे कि लोग आएंगे सफाई करके जाएंगे। कुछ राजाओं ने आदेश निकाल रखे थे कि कोई बेटी की शादी करेगा तो हमें चौरी कर देगा, या कोई जो भी आप कर मान सकते हैं वो में टैक्स दिया जाएगा। कुछ राजाओं ने अलग प्रकार के आदेश निकाल रखे थे। संविधान लागू होने के पहले का कोई भी ऐसा आदेश या कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ध्यान से सुनिए, it means this basically article 13 clause 1 tells about the pre-constitutional law। इसका मतलब ये है संविधान लागू होने के पहले का कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या मूल अधिकारों के कंट्रेरी हो, उनके सम्मत नहीं हो, वो कानून जीरो घोषित हो जाएगा, न्यायपालिका द्वारा से जीरो घोषित कर दिया जाएगा। ये बात है संविधान लागू होने के पहले की। इसका मतलब एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज अनकंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड। संविधान लागू होने के पहले का कोई भी कानून जो विधि सम्मत नहीं हो, कानून सम्मत नहीं हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब ये मात्राओं में फिर कुछ सिद्धांत आएंगे, अधित्यजन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, उसके बाद में ग्रहण का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत भी अपन ने डिस्कस किए। और कुल मिला के यहाँ पे भी याद रखेंगे कि ऐसा कोई भी लॉ जो संविधान लागू होने के पहले का है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब शून्य होने की बात आ रही है। 13(2) क्या कहता है, इनमें अंतर करेंगे। 13(2) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये संविधान लागू होने के पहले की बात बताता है और ये संविधान लागू होने के बाद की बात बताता है। 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। कानून कौन बनाएगा? मैंने पहले बताया, संसद बनाएगी या फिर कार्यपालिका आदेश से निकलेगा। संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसका मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं फॉर्म किया जाएगा विच वोलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी लॉ पास नहीं किया जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर किया तो फिर न्यायालय द्वारा, न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनको शून्य घोषित कर देंगे, शून्य घोषित।
ऐसा नहीं कि पूरे कानून को शून्य घोषित करेंगे, ऐसा भी कानून बन सकता है कि जहां पे ये लिखा हुआ हो कि सारी जनता आके मेरे महल में सफाई करेगी, साथ ही साथ में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो देखिए एक ही कानून में दो बातें लिखी गई हैं, एक लिखा हुआ है कि सारे लोग आके मेरे महल में सफाई करेंगे, दूसरा हमारे क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित किया जाता है। एक कानून अच्छा है, दूसरा बुरा है। तो आपको पता है कि साहब ये अच्छे वाला ये बुरे वाला, तो पूरे कानून रद्द नहीं होगा, वहां तक रद्द हो जाएगा जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ये तो मूल अधिकारों के लिए पक्ष में ही है, ये कानून रद्द नहीं होगा। इसमें फिर अलग अलग सिद्धांत है, जिसमें ग्रहण का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, अधितेजन का सिद्धांत है, वो भी याद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कुल मिला के 13(1), 13(2), 13(3) में फिर कहा कि कानून की परिभाषा जो मैंने आपको पढ़ाई है, और 13(4) में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर क्या स्थिति है। पर अभी आप इतना याद रखेंगे, ये क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की चल रही लग रही होगी, पर चूंकि अभी आपकी एग्जाम पास में, तो मैं केवल आपको टॉपिक से एक बार रूबरू करवा दूं कि क्वेश्चन आएगा तो ठीक चला जाएगा। फिर आपकी एग्जाम के बाद में दोबारा विस्तार से पढ़ेंगे, 4 घंटे का टॉपिक है आराम से। तो पहले का कानून शून्य, और संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि मूल अधिकारों का क्या करता हो, उल्लंघन करता है, तो फिर इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्पष्ट रूप से एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है? आर्टिकल 13 याद रखेंगे आप लोग। कई बुक्स में तो इसकी हेडिंग ही न्यायिक पुनरावलोकन लिख रखी है, हालांकि वो सही नहीं है, पर हाँ 13 अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 13वें नंबर का है, अनुच्छेद 13वां मूल अधिकारों से संबंधित है और न्यायिक पुनरावलोकन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। 32 भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया था 5 प्रकार की रीट। अनुच्छेद 32 के कई सारे भाग मैंने बताए थे, 32(1) बताया, 32(2) बताए, 32(3) बताए, उसके बाद 5 रीट बताई। संसद के पास पावर है कि रीट निकालने की पावर अन्य न्यायालयों को भी दी जा सकती है। कई बातें यहाँ पे डिस्कस करी थी, अभी आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 131 का अनुच्छेद बेसिकली ये बताता है, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपको पढ़ाया कि जो न्यायालय होता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, जिसमें 3 बातें डिस्कस करी अपने बेसिकली, कि या तो किसी केंद्र या राज्य के बीच का विवाद हो जाए, या 2 से अधिक राज्य और केंद्र का विवाद हो जाए, या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो जाए, वो सारा सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। और 2 राज्यों के बीच के जल का विवाद, 2 राज्यों के बीच में लैंड विवाद, 2 राज्यों के बीच में फिनेंस का कोई विवाद है, वो प्रारंभिक में नहीं आएगा। व्यक्ति और केंद्र का कोई विवाद है, वो इसमें नहीं आएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, पर फिर भी वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा संविधान लागू होने से पहले की कोई संधि, समझौता, करार जो 2 राज्यों में विवाद का कारण बनता है, वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। ये अपन ने डिस्कस कर रखा है। और आप चाहेंगे, आपकी डिमांड होगी, आप नीचे अगर लिखेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कंबाइन क्लास 4-5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं, मैं लेके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा वापस से। अब बता दीजिए जैसा आपको ठीक लगे नीचे लिख के। ये 131 की बात हो गई। 132 में बताया गया कि किस प्रकार से अपील की जाएंगी। तो अपील, ये क्षेत्राधिकार, उसमें सिविल मामलों की अपील है, दंडिक मामलों की और अन्य न्याय मामलों की अपील भी है। 133 स्पेशली सिविल न्यायालयों की अपील की बात करता है। 134 का अनुच्छेद वापस फिर आप दंडिक मामलों की, जिसको फौजदारी मामले बोल सकते हैं, उसकी अपील की बात करता है। 134A स्पेशली एक सर्टिफिकेट की बात करता है। 135 का अनुच्छेद बेसिकली ये बताता है कि पहले फेडरल कोड बना 1935 के अधिनियम के बाद में 1937 में, मॉरिस ग्वेर उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और आपने पढ़ा होगा हीरालाल जेकानिया, हीरा नहीं हरीलाल जेकानिया है वो, हरीलाल जेकानिया फेडरल कोर्ट के 4थे नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट बन गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे। तो हरीलाल जेकानिया एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पहले फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये आपको पता है 135 की ही बात है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो फेडरल कोर्ट की पावर है वो सारी शिफ्ट कहाँ पे हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हो गई। ये इसके बाद में अनुच्छेद 136, जिसमें आपने एसएलपी के बारे में पढ़ा होगा। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष याचिका अपील, उसके बारे में बात। अनुच्छेद 143 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर राष्ट्रपति जी को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह ले सकते हैं, और ये सलाह 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनेगी। अनुच्छेद 145 के तहत ये सलाह दी जाएगी। सलाह मांगेंगे 143 के तहत और
दी जाएगी 145 के तहत। ये बातें मैंने बता रखी आपको सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये प्रावधान तो हो गए केंद्र वाले जो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताते हैं। क्या याद रखने हैं क्या? नहीं। वैसे तो देखिए यहां से यहां तक सारे अनुच्छेद आपको याद करने हैं, देखा जाए तो एग्जाम के लिए। तो नहीं याद हो रहे मुझे बता दीजिए, ट्रिक लगा के इन सबको मैं याद करवा दूंगा, याद होते तो बेस्ट बात है। इसके अलावा कौन कौन से अनुच्छेद है जो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताते हैं? अनुच्छेद 226। इसका मतलब ये है जो बात 32 में लिखी गई है वो बात 226 में भी लिखी गई है। 5 प्रकार की रीट हाईकोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 यहाँ पे कि साहब हाईकोर्ट जो है वो जो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनको सता सकता है, मतलब उनका अधीक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 245 केंद्र राज्य संबंधों में अपन देखें, संघवाद में जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया। अनुच्छेद 245 बेसिकली ये बताता है कि संसद और राज्य का जो विधानमंडल है उनके कानून बनाने की बात है। 246 आपने देखा होगा 7वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा कि विषयों का विभाजन दिया गया है, तो 246 में बेसिकली लिखा हुआ है। तो 246 का अनुच्छेद जिसमें क्या लिखा हुआ है? विषयों का विभाजन। इसके अलावा आपने देखा होगा अनुच्छेद 251 में क्या लिखा हुआ है? 249 और 250 के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा और अगर असंगति होती है तो फिर संसद का कानून बना जाता है, तो 241 इसका एक आधार हो सकता है। इसके बाद में एक आर्टिकल आपने देखा होगा 254 उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर संसद और राज्य के कानून में टकराव हो जाता है तो संसद का कानून माना जाएगा। तो अनुच्छेद 254 का आपने डिस्कस करना है यहाँ पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 372 वो बताता है कि साहब विद्यमान विधि की असंगति या विद्यमान विधि का बना रहना। तो अनुच्छेद 372, मैंने शायद 370 गलती से बोल दिया होगा, 372 ये आर्टिकल है जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। आप सोचेंगे यार इतने सारे अनुच्छेद कैसे याद होंगे? एक अनुच्छेद याद करके जाइए परीक्षा में 13, एक याद करके जाइए अनुच्छेद 136, एक याद करके जाइए 32, एक याद करके जाइए 227। हालांकि देखिए ये बोलना बहुत गलत होता है, पर हाँ अगर आपके नहीं याद हो रहे तो ये याद करके जाइए, पूरे याद हो रहे हैं तो पूरे याद आप करके जाइए। इनकी मैं टाइटल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय लग जाएगा, जो मैंने बोला उसको पीछे करके देख लीजिए। फिर भी मैंने आपको बोला अगर इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू द पॉइंट की तो अपन वापस से कभी क्लास कर सकते हैं, ये आपकी डिमांड पर रहेगी। क्योंकि क्लास बनाने से पहले ये लगता है कि आपको कौन सी क्लास की भी जरूरत है उसको बना लिया जाता है। मुझे पता है एग्जाम पास है, पर अगर आप आधा घंटा 1 घंटा खाना खाते टाइम भी मेरी पॉलिटी की क्लासेस को दे देते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे रहेंगे। वैसे किसी की देख रखी है तो अच्छी बात है ना, पर मैं उसको एक अलग एंगल से आपको बताऊंगा, अलग डायमेंशन के साथ आपको बता दूंगा। कुल मिला के ये वाले जो अनुच्छेद है ये भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताते हैं। एक चीज आप और यहाँ पे याद रख सकते हैं कुछ नोट करने के लिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है, कौन? तो ये आप नोट लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में पावर है, ठीक। इसके अलावा आपको ऑप्शन दे सकता है कि सारे मतलब अधीनस्थ न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। आप कहना बिल्कुल नहीं कर सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, ठीक। मैं कुछ चुन के बातें आपको बता देता हूं। इसके बाद अमेरिका का न्यायिक पुनरावलोकन का स्कोप ज्यादा है या भारत का ज्यादा है, एक क्वेश्चन अगर इस पे बने तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यूएसए तीनों की तुलना कर लेते हैं। एक अमेरिका, हालांकि अभी इतना आपके पास समय बचेगा नहीं कि इसको इतना डिटेल से करें, पर फिर भी अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। अमेरिका का न्यायालय बहुत पावरफुल है, मान के चलिए न्यायालय। भारत में दोनों की स्थिति इक्वल सी है, संसद और न्यायालय की। ऐसा बोलना सही नहीं है पर फिर भी इक्वल ऐसी लिखता हूं। अमेरिका में वैसे देखा जाए तो 51 सुप्रीम कोर्ट है, हाँ 50 राज्यों के एक वैसे सुप्रीम कोर्ट, तो 51 सुप्रीम कोर्ट है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट और संसद लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, अपने यहाँ संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों इक्वल से हैं। और ब्रिटेन में तो संसद ही सर्वे सर्वा है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत छोटी स्थिति में है वहां पे, याद रखिए। तो वहां पे तो न्यायिक पुनरावलोकन का कोई ज्यादा मतलब नहीं, संसद ने जो बोल दिया वो बोल दिया। एक फेमस विचारक की जगह नाम याद नहीं आ रहा है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवा स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की, तो वो बात भी आजकल अप्रासंगिक हो ही जाती है।
क्योंकि आजकल आपको पता है कि किस प्रकार से जो जेंडर परिवर्तन के लॉ पास किए जा सकते हैं, किस प्रकार से ट्रांस बेबी पैदा किए जा सकते हैं, किस प्रकार से डिजाइनर बेबी तैयार किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में अपनी बातें देखेंगे। तो पार्लियामेंट वहाँ तो सब कुछ कर सकती है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई खास पावर नहीं है। अमेरिका में बहुत स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, भारत में है पर थोड़ा सा नैरो स्कोप है अमेरिका की बजाय। कैसे है? वैसे टॉपिक मेंस का है पर फिर भी देख लो थोड़ा सा। अगर मैं इंडिया का बताऊं, भारत का पहले, भारत में आपको पता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, अनुच्छेद 21 में मैंने बताया। अमेरिका की बाद में बात कर लेते हैं या फिर साथ ही कर लेते हैं। अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है उसको बोलते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या है? इसका मतलब ये है, भारत में जब भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि प्रक्रिया का पालन सही हुआ है या नहीं हुआ है, और जो कानून बना रहा है वो सक्षम है या नहीं है। मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है? पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रक्रिया फॉलो ठीक हो गई। सक्षम, क्या राज्य का विधानमंडल है वो ऐसा कोई कानून बना सकता है कि मध्य प्रदेश में लागू हो जाए? नहीं, राजस्थान वाला नहीं बना सकता क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है। संसद बना सकती है? हाँ बना सकती है। तो अगर राज्य के विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए जो गुजरात के लिए लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सक्षम थोड़ी है वो, नहीं है। इसका मतलब इस आधार पर जेआर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये बहुत देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखी जाती है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें 2 एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो द प्रोसीजर, एंड सेकंड कॉम्पिटेंसी है या नहीं है इसमें। सम्यक प्रक्रिया में क्या देखा जाता है? सम्यक प्रक्रिया में यह देखा जाता है, जैसे मान लो भारत में यह लिख दिया कि अगर कोई चोरी करेगा उसको 5 साल जेल की सजा होगी, तो देख लिया चोरी करी, हाँ पकड़ा, ठीक है, सबूत मिले, गवाह मिले और 5 साल की सजा सुना दी। ये प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित, फॉलो कर ली। फिर यही मान लो कोई चोर अमेरिका में पकड़ा गया और वो जो चोरी कर रहा था उसके पीछे पता लगा कि साहब उसकी माँ और जो बहन है वो दोनों हॉस्पिटल में है और वो किसी ऐसी बीमारी से गुजर रही है कि तुरंत अगर 10-20 हज़ार रुपये नहीं दिए तो उनका इलाज नहीं होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। और जिससे भी जिन्होंने जहां से भी चुराए हैं वो ऐसी जगह से चुराए कि 5-7 हज़ार का उनके लिए कोई खास मैटर करता नहीं है। भारत में ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, कहाँ से चुराए हैं, चोरी है तो चोरी है, क्यों चुराए पता नहीं है, चोरी है तो चोरी है, सजा होगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये मैं देसी भाषा में आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। वहां पे देखा जाएगा कि साहब इसका इंटेंशन क्या था चोर का, ये चोरी किस पर्पज से कर रहा है। देखा जाएगा कि साहब रियल में जरूरत थी इलाज की और 5 हज़ार रुपये इसने दिए रहे, यहाँ से चुराए, ठीक है। तो हो सकता है कि जब सजा दी जाए उस समय 5 साल की बजाय उसको 6 महीने की सजा दे दी जाए। ऐसा नहीं कि साहब बरी कर दिया जाएगा, पर हाँ इंटेंशन देखा जाता है, नेचुरल लॉ वहां पे देखा जाता है। तो इसलिए न्यायपालिका के पास में ज्यादा स्कोप हो जाता है बहुत सारी चीजें देखने का। भारत में इतना कुछ देखने का स्कोप नहीं है, इसलिए भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। 21 का आर्टिकल जो है उस पर वापस से जब पढ़ाएंगे तो वापस डिस्कस करेंगे, और वैसे मैंने एक बार इसको बता भी दिया है, मोटा मोटी ये डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो ज्यादा बड़ा है या फिर अमेरिका का। तो आपका ना अमेरिका के पास ज्यादा स्कोप है न्यायालय के पास में, ब्रिटेन के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है। एक बात और, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कुछ और फैक्ट में लिखवाऊं कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है, जुडिशियल जो रिव्यू है, क्या जुडिशियल रिव्यू को सेपरेट किया जा सकता है क्या, अलग किया जा सकता है क्या? मतलब न्यायालय से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीनी जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती केस में यह कह दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, वो यूं मान के चलिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल ढांचे का हिस्सा है न्यायिक पुनर्वलोकन। इसका मतलब आप लिखना है न्यायिक पुनर्वलोकन मूल ढांचे का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा। अब इस पे भी बाद में कभी बात करेंगे, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली।
मूल ढांचे का हिस्सा है। किस केस में? केशवानंद भारती केस। ठीक। देखिए असल में इसको जब भी जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है तब 9वीं अनुसूची की जरूर बात की जाती है कि 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले जाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर अब आपका इतना लंबा धैर्य नहीं होगा, लंबी क्लास हो गई, तो 9वीं अनुसूची के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूँ। 14 मई के बाद में इस क्लास को वापस डिटेल से करेंगे, 4-5 घंटे आपके सारे डायमेंशन क्लियर करूंगा। फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। आप इतना याद रखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। किस केस के बाद? केशवानंद भारती केस के बाद में। और मिनर्वा मिल केस में इसको वापस और इसकी वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग कर दी गई। यहां तक याद रह जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म भूमि सुधारों को लेकर प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में और 9वीं अनुसूची डाली गई संविधान में, 9th शेड्यूल। इससे संबंधित एक एग्जाम हुआ यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें पूछा 9वीं अनुसूची से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? याद रखें 31B। ये याद रख लेंगे एक बार के लिए आप। संपत्ति के मूल अधिकार पे वापस बात करेंगे कभी 1-2 घंटे। अभी याद रखेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में डाली गई। 9वीं अनुसूची से संबंधित जुड़ा हुआ अनुच्छेद 31B है, 31B। साथ साथ आप याद रखेंगे कि जब 9वीं अनुसूची इंसर्ट की गई थी उस समय इसमें टोटल कानून 13 थे और अब लगभग 282 के आसपास कानून डाल दिए गए। 9वीं अनुसूची के पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि जो भी कोई कानून होगा वो उसमें डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। पर केशवानंद भारती केस, 2 केस आप याद यहाँ पे और रख सकते हैं, दोनों ही बता देता हूं मैं। वापस बताता हूं, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में डाली गई। इसमें यह कहा गया था कि इसमें जो कानून डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता न्यायपालिका, से बाहर कर दिया इसको। ये बात चलती रही, पर जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया उसमें कह दिया कि नहीं, जो भी 9वीं अनुसूची में आज के बाद में कोई कानून डाला जाएगा उसका क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किस केस में कहा? केशवानंद भारती केस में। 2007 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हो रहा है, आईआर किहोलो 2007 का मामला है। उस आईआर किहोलो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 9वीं अनुसूची का। तो एक केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल की बात है और एक आईआर किहोलो मामला। इन मामलों के बाद में 2007 किहोलो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जेआर किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जेआर संभव है। इसका क्लियर हो गया। तो यहां तक आप ये बात समझ में आ गई हो कि साहब अब 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाला जाएगा उसका जेआर किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू संभव है। बहुत फास्ट किया है, बहुत शॉर्ट में किया है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का आपको अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है तो ये रखना है कि जुडिशियल रिव्यू का बेसिकली मोटा मोटा मतलब ये होता है न्यायपालिका द्वारा जांच कर लेना संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सही है नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, इसको अगर भारत के संविधान के संदर्भ में देखें तो एक वर्ड होता है निर्णय की समीक्षा, अनुच्छेद 137 में लिखा हुआ है, उससे मैच नहीं करवाएंगे इसको। फिर ये दोनों वर्ड अलग अलग मैंने लिख के बता दिया आपको। इसके बाद अपन ने बात करी न्यायिक पुनरावलोकन, ये वर्ड तो आपने देख लिया, इसका थोड़ा संधि करके कि न्याय द्वारा देखना, संसद या राज्य के किसी विधानमंडल को या कार्यपालिका के किसी आदेश को या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव निकले उसका जुडिशियरी द्वारा रिव्यू कर देना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। इसके बाद में पार्लियामेंट वैधता जांच करेगी, जांच पार्लियामेंट की वैधता की जांच किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। फिर आपको ध्यान रखना है कि साहब ये इसका बेसिकली अर्थ है, इसका मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी हिस्ट्री में चले, इतिहास में चले, तो एक मामला 1803 का अमेरिका का मामला है। मामले का नाम आप मार्बरी वर्सेस मेडिसिन याद रख सकते हैं। इस मामले में सर्वप्रथम एज ए इंस्टीट्यूशनल इसका नाम दिया गया। स्कोप ये है भारत में
ये आर्टिकल जो बिल्कुल एसोसिएटेड है, ये टोटल आपको विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधिक सम्यक प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढांचे का केशवानंद भारती केस में बता दिया था। आपको अगर 9वीं अनुसूची के बारे में याद रखना, 9 शेड्यूल के बारे में, और एक IR की होलो केस के बारे में याद रख सकते हैं। बेसिकली RS मेंस को लेकर अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 1, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट करो। दूसरा क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता बताइए। तीसरा क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं। ठीक, 3 क्वेश्चन तो ये मेंस के लिए बन सकते हैं, इनको अपन आपकी एग्जाम के बाद में डिस्कस करेंगे मेंस वाले क्वेश्चन को उत्तर किस प्रकार से देना है। अगर इंग्लिश में बेसिकली बात की जाए, हिंदी वाले तो क्लास को स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। व्हाट इज बेसिकली जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का बेसिकली मतलब ये होता है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बाई सुप्रीम कोर्ट एज वेल हाई कोर्ट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन की जो भी लॉ है। इसकी हिस्ट्री में देखें तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम USA, और USA का एक आपको पता है कि फेमस केस आपको दिमाग में रखना, उसमें जॉनसन के द्वारा फर्स्ट इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। स्कोप क्या इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका स्कोप है, फंडामेंटल राइट्स की स्कोप है, इसके अलावा पार्लियामेंट के लॉ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसका स्कोप है। और इसके अलावा इसमें देखा जाए तो US ओरिजिनेटेड है, और US और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जबकि वेरेज इन इंडिया वी जनरली फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। some basically article which are mentioned in constitution जो basically deal with judicial review which are article 13, article 32, then article 131, 132, 134, 134A, then 13H, 143, then आपको पता है कि 245, 246, 254, then 370, 372, these basically article directly deal with these explicitly not deal with, बट हाँ पार्लियामेंट के कुछ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल ये डील करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट और लॉज में अगर कंट्राडिक्टरी होता है तो फिर जुडिशियल रिव्यूज का संभव बनाया जा सकता है। उसके बाद में कुछ फेमस केसेस आप देख सकते हैं, मिनर्वा मिल केसेस, केशवानंद भारती केस, IR की होलो मामला 2007 का। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 9 जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, 9 शेड्यूल वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से जुड़ी हुई है, आर्टिकल 31B से जुड़ा हुआ है। मैंने कोशिश तो करी आपको लगभग 1 घंटे में जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा बताने की। ये क्लास विस्तार से करेंगे कब, जब अपनी एग्जाम हो जाएगी, प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो अभी आप एक बार आपका काम चला लीजिए, उसके बाद वापस से बात करेंगे। और कोई टॉपिक की डिमांड है, न्यायपालिका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।